हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भारत में। यानी कौन होस्ट कर रहा है? तो भारत होस्ट कर रहा है। यह पहला मौका है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में टॉप 6 टीमें भाग ले रही हैं। यदि हम बात करें हैं ऑप्शन में फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आगामी 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होना है वो पेरिस के फ्रांस में होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चैंपियनशिप। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 2024 में तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें जापान, तो जापान में 20वीं एशियाई खेल का आयोजन किया जाना है। 20वीं एशियाई खेल का आयोजन 2026 में जापान में आयोजित किया जाना है और जापान की नगोया नामक स्थान पर किया जाना है। आप लोगों को पर्यावरण का याद आ रहा होगा, नगोया प्रोटोकॉल, उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चीन के हांगझाओ में आप सबको पता है कि 19वां एशियाई खेल आयोजित किया गया था। चीन के हांगझाओ शहर में 19वां एशियाई खेल, तो इसको आप लोग नोट रखिएगा। अगला है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में किया जाएगा। इसकी थीम रहेगी मूविंग फॉरवर्ड वाइल एडजस्टिंग टू इंडिया डिजिटल एजेंडा। यानी ये डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये फोरम का आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली में और कौन कौन से आयोजन किए गए? G20 दिल्ली में आयोजित किया गया था। G20 समिट, हर चीज़ों के अक्सर समिट जो है तो दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। G20 है या CO है और कई सारे हैं, करंट अफेयर्स में हमने बताया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुंबई, तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है और BSE का मुख्यालय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय वहीं है। बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय है, बेंगलुरु में मुख्यालय है। और हैदराबाद की बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आप सब कमेंट में बताया करिए जिस ऑप्शन में आपको जिस ऑप्शन की एक्स्ट्रा फैक्ट याद रहे उसको कमेंट में बताया करिए, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होगा और जिनको नहीं पता होगा उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। अगले, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? या महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? यदि ऐसा भी यहाँ लिख दिया जाए कि महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले, आपराधिक मामले लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मामले बस लिखे रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो कहाँ किए गए हैं? दिल्ली में। आप सबको पता भी होगा क्योंकि अक्सर चर्चा में आता रहता है। तो दिल्ली जो है तो महिलाओं के खिलाफ सबसे असुरक्षित जगह है और यहीं ही महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है इसमें। यदि हम बात करें कि NCRB की रिपोर्ट में किसका क्या स्थान रहा है,
एनसीआरबी की रिपोर्ट। तो इसमें पहला स्थान रहा है दिल्ली का और दूसरा स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान रहा है महाराष्ट्र का और चौथा स्थान रहा है राजस्थान का। ये इसका क्रम है और चारों क्रम आप लोग याद करिएगा। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हत्या की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 है, इसमें उत्तर प्रदेश में हत्या की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। यानी हत्या की दर क्या हुआ है, तो हत्या की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट का आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं। और यदि हम इसी की रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित शहर की बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के आधार से सबसे सुरक्षित शहर है तो वो है कोलकाता। सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। चलिए एनसीआरबी को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एनसीआरबी का पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है वो है विवेक गोगिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप सबको पता है कि भारत के 5 राज्यों में भी चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिसका कि परिणाम भी आ चुका है। तो और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी घोषणा हो चुकी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है जिनकी घोषणा हुई है वो है भजनलाल शर्मा। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो यहाँ के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है रेवंत रेड्डी। ये शपथ भी ले चुके हैं, रेवंत रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं। और सॉरी यहाँ हमने रेवंत रेड्डी ही लिख दिया, हमको तेलंगाना लिखना चाहिए। तो ये तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से है ये, आप सब नोट करिएगा। भजन लाल शर्मा ये बीजेपी के हैं। विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ को संक्षेप में बोलते हैं सीजी। तो छत्तीसगढ़ की भी मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। ये भी बीजेपी से हैं, बीजेपी है वहाँ की पूर्ण बहुमत में आई है। और मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव की घोषणा की गई, ये भी बीजेपी से हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो गई और एक राज्य छूट रहा है, मिजोरम। तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोम यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित की गए हैं और वहीं के स्थानीय पार्टी अस्तित्व में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आईएनएस संध्यापक। और ये आईएनएस विक्रांत को जो है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मान के रूप में दिया था। और किस देश को दिया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस देश को सौंपा था सम्मान के रूप में, कमेंट में बताइएगा। हमने आप लोगों को बताया है, आईएनएस इंद्रजाल भी, कृपाण भी बताया है, आप सब याद करिएगा। और यदि हम बात करें कि ये जो आईएनएस संध्यापक है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है GRSE। इसका पूरा नाम होता है गार्डन रीच, सॉरी यहाँ तो कष्ट हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स।
एंड इंजीनियर्स। ये उस कंपनी का नाम है जिसके द्वारा क्या बोलते हैं, ये निर्मित किया गया है। इंजीनियर्स ऐसा होगा। एलटीडी, ये उसका पूरा नाम है। इसकी लंबाई है 110 मीटर और यह भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। अभी तक इस पोत का काम बंदरगाह हार्बर तक पहुंचाने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। साथ ही नौवहन चैनलों या मार्गों का निर्धारण भी ये करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ का ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगले हाल ही में COP20 में ऐसा होता है, COP28 मतलब, तो हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो इसका राइट आंसर है बिहार को दिया गया है। और बिहार का अभियान रहा है जल जीवन हरियाली अभियान। इसी के माध्यम से और इसी के प्रयासों से ये सम्मान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, और ये सम्मेलन दुबई में हुआ था। और COP28 सम्मेलन ही है, इसी के दौरान इसको दिया गया है। दुबई UAE की राजधानी है, UAE सऊदी अरब की राजधानी है दुबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड एम्बेसडर के रूप में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है आर वैशाली। इनका वैसे नाम है वैशाली रमेश बाबू। आर जो संक्षिप्त में लिखा है ना, तो वैशाली आर का पूरा नाम है रमेश बाबू। तो आर वैशाली, ये ऐसे लाइन खिंच गई, तो आर वैशाली का पूरा नाम है आर वैशाली का पूरा नाम है वैशाली रमेश बाबू। ये जो है तो तीसरी महिला ग्रैंड एम्बेसडर बनी है 84वें नंबर की। और इसका जो आयोजन है वो चेन्नई में किया गया था। 84वीं ग्रैंड एम्बेसडर बनी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था चेन्नई में, भारत के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया था। सॉरी, हमने यहाँ गलत बता दिया, आयोजन चेन्नई में नहीं हुआ था। ये चेन्नई की हैं। ये जो वैशाली रमेश बाबू हैं, ये चेन्नई की हैं, चेन्नई की हैं। आप लोग अच्छे से नोट करिए। और इसका आयोजन हुआ था स्पेन में, आयोजन हुआ था स्पेन में। और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी ग्रैंड एम्बेसडर। जब तीसरी बनी है तो पहली ग्रैंड एम्बेसडर कौन बनी? तो पहली ग्रैंड मास्टर बनी है कोनेरू हम्पी। यहाँ ही हम बता देते, ये है पहली कोनेरू हम्पी पहली ग्रैंड मास्टर हैं। और दूसरी बनी है हरिका द्रोणावली और तीसरी बनी है अभी आर वैशाली। इस तरीके का क्रम है, आप सब नोट करिएगा। चलिए, अन्नू रानी बक्सर से संबंधित है। इधर का पूरा हम मिटा देते हैं तो सही भी रहेगा, आप लोग नोट करिएगा। देख लेते हैं थोड़ी। ये जो अन्नू रानी है ये बक्सर से संबंधित है,
बॉक्सर खेल से संबंधित है, यदि हम खेल की बात करें तो। और कोनेरो हम्पी ये शतरंज से संबंधित हैं, शतरंज। और ये जो निकत जरीन है ये भी बॉक्सर से संबंधित है, बॉक्सर से। ये अलग है, उधर का अलग है पहले का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रवि बिश्नोई। देख लेते हैं आईसीसी, तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग वार्कर, न्यूजीलैंड के हैं। और सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला है किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है टेलर ट्विस्ट को। और यदि हम बात करें टेलर ट्विस्ट को तो ये 33 वर्षीय हैं और इतने वर्ष में उन्होंने पूरे करियर के संगीत का प्रदर्शन करते हुए अपने एरास टूर पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और यदि हम बात करें कि टाइम मैगजीन द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 है, तो 2022 का पुरस्कार पूरे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या लिखे हैं। तो मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 इतना तो समझ पाएंगे। 2022 का दिया गया था यूक्रेन के प्रधानमंत्री को, सॉरी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हैं वो जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, उनका भी व्लादिमीर जेलेंस्की है, आप लोग पूरा नाम नोट करिएगा। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और एक सम्मान रूस के राष्ट्रपति को भी दिया गया था, व्लादिमीर पुतिन को, और वो वापस भी ले लिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा वो कौन सा सम्मान है। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं बाली पहली महिला हैं। ये उधर का है और इधर का है। अल्लू अर्जुन 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और रेड बॉर्डर जो है तो पिकॉक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किए गए हैं। आप लोग करंट अफेयर्स में बताया है हमने, रिवीजन करिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है नए भारत का सामवेद। अगला है देश के नए कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं तो अर्जुन मुंडा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।